मेरे साथ है अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ रहे हैं। आप सबको ही गणेश चतुर्थी के जो है हार्टफेल्ट ग्रीटिंग्स। और ऑफ कोर्स बाजार की बात करें तो यहाँ पे जो है नेगेटिविटी थोड़ी ज़रूर है और ये ट्रंप की जो टैरिफ इम्पोजिशन हुई है उसके कारण देखने मिल रहा है। लेकिन एक ट्रंकेटेड वीक है, कल मार्केट का हॉलीडे भी रहने वाला है और बहुत सारे ग्लोबल क्यूज़ भी आने वाले हैं जिस पे हमारी नज़र होने वाली है। अब निफ्टी ऑफकोर्स 24,800 के पास है और निफ्टी बैंक में भी गिरावट है, कोई सपोर्ट प्राइवेट बैंक से नहीं दिखने मिल रहा है। लेकिन चलिए आज का अहम शो पे फोकस करते हैं जहाँ पे MSCI एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं, खबरों वाले शेयर्स पे हमारी फोकस रहेगी और कमाई के कहाँ पे मौके आते हैं इस बाजार पे वो भी हम आपके पास लेके आएंगे। सबसे पहले बात करें तो FNO मार्केट चेक रहेगा 2.5 पे, क्लोजिंग ट्रेड्स 2.10 पे रहेगा जहाँ पे अहम टेक्निकल पिक्स हम अपने गेस्ट से लेने वाले हैं और 2.40 को ऑप्शंस के चैंपियन रहेंगे जहां पे हम देखेंगे कि ऑप्शन से कहां पे आप कमाई के मौके ढूंढ सकते हैं। मार्केट एट 3 स्टॉक्स इन न्यूज़ फ्लो रहेगा। BTST STBT ट्रेड्स 3.10 पे रहेगा, हमारे एनालिस्ट बताएंगे। और इवेंट्स टू वॉच यानी कि कल और जो परसों वाले बाकी 2 दिन है वहां पे क्या इवेंट्स रहेंगे जिस पे हमारी नज़र रहेगी, वो 3:20 पे रहेगा। लेकिन चलिए बाजार की अहम बात पे जो है फोकस कर लेते हैं और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो है गिरावट देखने मिल रही है। ओनली आप कह सकते हैं FMCG और कुछ ऑटो चुनिंदा स्टॉक्स में जो है तेज़ी आ रही है। निफ्टी 150 अंक लुढ़क कर 24,800 लेवल्स के पास है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है देखने के लिए। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो अपने 3 मंथ लोज पे आ गए हैं। कुछ खास सपोर्ट ICICI बैंक या HDFC बैंक की तरफ से नहीं दिखने मिल रहा। 550 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। वही बात करें फार्मा स्पेस से तो यहाँ पे 3 दिन की तेज़ी थमी है। सन फार्मा 3% गिरा है, एक डाउनग्रेड आया था बोफा से और ट्रंप ने भी जो अनाउंसमेंट की थी कि भारी गिरावट जो है ग्लोबल प्राइसेस में देखने मिल सकती है। NBFC शेयर फिसले है और रियल्टी में भी जो है पिटाई लगी है। श्रीराम फाइनेंस 3% लुढ़का है। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में जो है कोई भी मोमेंटम जो है दिन के ट्रेड में आपको नहीं दिखने मिल रहा है। FMCG और ऑटो यही 2 स्पेस है जो पॉजिटिव रह रहे हैं निशान में। FMCG सारे दिन भर जो है खपत वाले शेयर्स में अच्छी मोमेंटम आई है। ऑटो में सेलेक्ट ऑटो पिक्स की बात करें तो अच्छी मूव आ रही है और आइशर मोटर्स और मारुति सुजुकी जो है वो अपनी 52 वीक हाई लेवल्स पे। लेकिन चलिए अभिषेक, किस तरह मार्केट स्ट्रैटेजी लग रहा है ट्रेड और उसके पहले एक्चुअली बिग बजर्स पे भी एक बार फोकस कर लेते हैं। अभिषेक एक बार बिग बजर्स क्या है ज़रा वो बता दें। हाँ शरद, बिल्कुल। देखिए बिग बजर आपको बता देते हैं, लेकिन आज ना बिग बजर्स निकालने में बड़ी दिक्कत हुई शरद, क्योंकि बाजार अगर हम शुरुआत की बात करें बाद में तो थोड़ी रिकवरी हमने देखी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव्स हुए हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ और दर्शकों को बता देता हूँ, उसके बाद बाजार की थोड़ी चर्चा हम करेंगे। एक्चुअली आप ये देखिए शरद कि जो क्रूशियल जो EMAs होते हैं यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, ये सारे के सारे निफ्टी ने तोड़ दिए हैं और अब 100 EMA के करीब जाते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं कि बाजार यहां संभलता नहीं संभलता है। लेकिन अगर हम बिग बाजार्स की बात करें तो UIDAI से 1160 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है प्रोटीन GOV को और ये जो शेयर है आप देखिए अब ये 8-9% ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि इंट्राडे में और ऊपर था, थोड़ा नीचे आया है। हमने देखा था कि जब पैन 2.0 के जब ऑर्डर कैंसिल हुए थे, वो टेंडर जब इनको नहीं मिला था तो शेयर में हमने 1400 रुपए के भाव से लगातार गिरावट देखी थी और 700 रुपए के आसपास जाकर ये सपोर्ट लिया, फिर वहां से चल रहा है। वोडाफोन आइडिया ये तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रेडर्स इसमें काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। अच्छी खबर आती है तो शेयर चलता भी, हमने देखा था कि नहीं ये करीब करीब 7.5 रुपए के आसपास चला गया था और वहां से अब ये शेयर टूट के आप देखिए अब ये आ गया है फिर से 6.5 रुपए के आसपास, 8.5% के आसपास गिरावट है। DOT ने साफ साफ कर दिया यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में कि हम AGR पर राहत नहीं देंगे। तो देखते हैं कि अब राहत कहां से मिलती है। मतलब बड़ी पेचीदा मामला है वोडाफोन आइडिया का। अगर आप देखा जाए वैसे कि कौन बड़ा हिस्सेदार है तो सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है 49% के स्टेक के साथ, और वो उन्होंने कन्वर्ट किया है जो भी ड्यूज वगैरह थे उसको उन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट करके कंपनी को राहत तो दे दी है। लेकिन कितनी राहत मिलेगी हमेशा, ये एक सवाल है। FMCG शेयरों ने आज बाजार की इज्जत बचाने का काम किया हम कहेंगे, क्योंकि आप देखिए डाबर, HUL, ब्रिटानिया ये तमाम शेयर आपको ऊपर दिखाई देंगे। और अगर हम इंडेक्स की बात करें FMCG की तो आज का 2 ही इंडेक्स हैं तेजी वाले, एक तो FMCG है और दूसरा ऑटो है। FMCG इंडेक्स में करीब 1% के आसपास की तेजी है, तो ये शेयर आज आपको ऊपर दिखाई देगा। बाकी अगर हम कुछ और अगर हम शेयरों की बात करें तो सन फार्मा निफ्टी का ये टॉप लूजर है। अमेरिका में दवाओं की कीमतें घटाने को लेकर लगातार एक हैंगओवर रहता है और ट्रंप बार बार स्टेटमेंट देते हैं
हालांकि टैरिफ वाले मसले से ये कंपनी थोड़ी इम्यून हैं, क्योंकि टैरिफ में इनको शामिल नहीं किया गया है। हम $10 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करते हैं फार्मा का अमेरिका को, लेकिन आप देखिए तमाम शेयर गिर रहे हैं। ये मार्केट प्लेटफॉर्म वाले जो शेयर हैं, BSE, एंजल वन, CDSL, केम्स, अगर आप जुलाई के हाई से देखेंगे तो ये शेयर आ गए हैं 15 से 20% नीचे। और तनाव यही है कि जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है, सेबी चाहता है कि कैश मार्केट का वॉल्यूम बढ़े। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज कि अभी ऐसा बाजार सेंस कर रहा है या फिर अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या ये वीकली एक्सपायरी, क्या ये डिसकंटिन्यू किया जाएंगे, क्या इसके टेन्योर बढ़ेंगे, क्योंकि सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने ऐसा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव है हेजिंग का वो शायद वीकली एक्सपायरी से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो बाजार ये कयास लगा रहा है। और ऐसा अगर होता है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आप देखेंगे कि BSE की टोटल जो वॉल्यूम है उसमें FNO का हिस्सा करीब 45% के आसपास का है। अगर हम एंजल वन की बात करें, लगभग 80% का वॉल्यूम है जो कि इनका FNO से आता है। तो उस पर अगर कोई चोट पहुंचती है तो इनके लिए एक बड़ा नेगेटिव होगा, और इसके चलते हम गिरावट होते हुए देख रहे हैं। BSE ये 3000 रुपए के ऊपर का भाव था, अब देखिए 2200 रुपए के आसपास आ गया है। एंजल वन में भी आज हम ज्यादा गिरावट देख रहे हैं, 4% के आसपास की। और ये सारे शेयर अगर आप जुलाई से देखेंगे तो भारी भरकम गिरावट पर कारोबार करते हुए देखेंगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं शरद, जो आज के बाजार में कुछ टैरिफ के चलते, कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट के चलते कुछ शेयर ऊपर हैं, कुछ आपको हो सकता है कि जहां खबरें अच्छी हो, जैसे कि प्रोटीन ईज जो भी आपको ऊपर दिखाई देगा। अदरवाइज तो बाकी माहौल आज के सत्र में खराब हो रहा है। FMCG एकमात्र इंडेक्स है, थोड़ी लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, और चूंकि ये त्योहारों का अब मौसम भी चल रहा है, सिलसिला शुरू हो गया है, तो थोड़ी बाइंग तो वहां स्वाभाविक है भी। अभिषेक, मार्केट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? लाइट रहें, क्योंकि अभी देखिए कल छुट्टी भी है और ग्लोबल क्यूज भी डेवलप हो रहे हैं, और ऐसे बाजार में जो है मोमेंटम जो है अब देख रहे हैं कि बहुत लॉस भी हो जाता है। कभी आता है अच्छा मोमेंटम, फिर 2-3 दिन बाद जो है मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? क्योंकि अभी जो है धीरे धीरे करके थोड़ा सपोर्ट कम हो रहा है, अंटिल अनलेस कोई गवर्नमेंट कुछ अनाउंस कर दे, लेकिन वो भी 3 या 4 तारीख को GST के रेट के जो है मीट होने वाले हैं। फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, बेनिफिट्स अभी तक आए नहीं हैं कस्टमर्स को। ये तो है चारों तरफा जो हमें पता चल रहा है जब चैनल चेक्स ले रहे हैं। तो ज़रा एक बार बताएं अभिषेक, अभी मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए निफ्टी बैंक के लिए? उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट स्ट्रैटेजी बताएं। देखिए शरद, एक और चीज़ है, हम तो लगातार एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं और मूड समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ये GST कटौती का फायदा देखिए कंज्यूमर के लिए राहत की बात तो है, लेकिन FMCG वाली जो कंपनीज हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बहुत बड़ी राहत इस GST कटौती से मिलने वाली है, क्योंकि उससे कंजम्पशन बूस्ट नहीं होगा। जो एंड कंज्यूमर है उसको राहत मिल जाएगी। जिस मान लीजिए आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हो सकता है कि ऐसी पॉपुलेशन बहुत कम होगी जो अभी वो यूज़ ना कर रही हो और थोड़ा सस्ता हो गया तो करने लगे, उनकी संख्या कम होगी। हाँ, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले जो स्टॉक्स हैं ना, जैसे कि ऑटो हो गया या फिर स्विगी जोमेटो टाइप की जो चीज़ें हो गई, मे भी उनके लिए थोड़ी सी राहत हो सकती है। अदरवाइज, और आप ये भी देखिए, एक चीज़ मैं आपको एक आंकड़ा शेयर करना चाहूँगा शरद। 14 अगस्त को, यानी कि PM मोदी ने जब लाल किले से अपना भाषण दिया, उसके पहले का लेवल और बीच के हाल का लेवल और आज का लेवल हम देखते हैं। निफ्टी था 24,632 का, निफ्टी आज कितना आ गया? आज का लोग है 24,755। कितना ऊपर? यानी कि उस लेवल से सिर्फ 125 पॉइंट ऊपर आपको दिखाई देगा। हाई क्या है? 25,153, यानी कि वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 450 अंक नीचे आ गया है निफ्टी बैंक की बात करें, 14 अगस्त की जो क्लोजिंग थी वो थी 55,341 की, और हमने इसको देखा 56,156 तक जाते हुए। आज का जो लेवल है 55,478, यानी कि 14 अगस्त की जो क्लोजिंग थी उसके बाद उस लेवल से भी करीब करीब 850-900 पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक। तो ये जो बातें हो रही थी कि नहीं GST से चीजें काफी बूस्ट हो जाएंगी, कंजम्पशन को काफी सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन चिंताएं अभी कायम हैं। और चिंताएं क्या हैं बाजार के लिए शरद? देखिए, एक तो चिंता यह है कि ये 50% टैरिफ लग गया, ठीक है। अब हम जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं 87 या 88 बिलियन डॉलर के जो सामान हैं, वो हम कह सकते हैं कि अब एक्सपोर्ट के हिसाब से उनकी वायबिलिटी नहीं रही, क्योंकि इतना महंगा सामान अमेरिका में बिक नहीं सकता। और बाकी जो देश हैं, वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर इंडोनेशिया हुआ, फिलीपींस हो गया, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा टैरिफ देखेंगे तो भारत पर है अमेरिका का। तो ये सेंटिमेंट के लिहाज से डेंट है कि आखिर इतनी तनातनी दोनों देशों के रिश्तों में क्यों है,
और ये कब सुधरेंगे ये चीजें। दूसरी चीज ये कि एफआईज लगातार बेच रहे हैं, एफआईज बाइंग कर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि सितंबर में एफआईज के स्टांस में थोड़ी सी नरमी आए। वैसे एक चीज हाल फिलहाल पॉजिटिव हुई है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग एफआईज ने की है। अभी ये मैं कल की डेटा देख रहा था, इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो हो गई है बढ़ के करीब करीब 13.5% के आसपास का। लेकिन कन्विक्शन नहीं आ रहा है एफआईज का, कभी सेल कभी बाइंग, और ज्यादातर सेल ही इक्का दुक्का बाइंग के फिगर आ रहे हैं। ग्लोबल क्यूज आज कमजोर हैं, रुपए में कमजोरी भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट अगर आपका घटेगा तो कैड को लेकर यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर प्रेशर आएगा। अगर वो प्रेशर आता है तो रुपए पर प्रेशर डालेगा। ये पूरा एक स्पाइरल इफेक्ट है और ये वीसी साइकिल है शरद। ये सारी चीजें मिलके बाजार के सेंटिमेंट को डेंट कर रही हैं। और यहां से अब देखिए, निवेशक अगर कोई है तब तो कोई बात ऐसी दिक्कत वाली नहीं है, लेकिन अगर कोई अगर ट्रेडर है तो वो परेशान जरूर होगा। कल की छुट्टी भी है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ना पोजीशनिंग को लाइट करने की कोशिश हो रही है। और ये जीएसटी वाली चीजें सारी की सारी मतलब थोड़ी निराशाजनक है कि इतना बड़ा बूस्टर है वो, कि ब्रोकरेज हाउसेस तक ने कहा कि आपकी जीडीपी को कम से कम 0.6% बढ़ाने का ये दम रखता है। वो चीजें हवा हो गई। थोड़ी सी ना ताज्जुब की बात है, बैंकिंग शेयरों ने तो बिल्कुल ही हाथ खींच रखे हैं। अगर निफ्टी के अगर हम यहां से अगर हम शरद सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 24,700 पर, और अगेन अब 24,900 और फिर 25,000। इसको पार करने में बाजार को थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि 25,000 पर काफी हेवी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है, और 24,900 पर भी। तो अब ये दो लेवल मतलब जिन लेवल को हमने अचीव किया उनको फिर से गंवा दिया, तो मामला ले दे के वही आ गया। और निफ्टी बैंक आप क्या कहें, निफ्टी बैंक में हम लगातार कमजोरी देख रहे हैं। कोई शेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, जो दिग्गज हैं वो पीछे हट गए हैं। और अब यहां से हमने 55,000 का लेवल तोड़ तो दिया है। अब देखते हैं कि कहां तक जाके निफ्टी बैंक सपोर्ट लेता है, क्योंकि 54,600 के आसपास का निफ्टी बैंक है। क्या 54,500 वहां पर ओपन इंटरेस्ट की बात करें अगर हम पुट साइड पर, तो करीब करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। देखते हैं, अब ये क्रूशियल लेवल ही दिख रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक से आप दूर रहिए। वहां पर ना फॉलिंग नाइफ की तरह हो गया है। कुछ प्रेडिक्ट करना, कुछ अनुमान लगा पाना शायद बड़ा मुश्किल है। निफ्टी में अगर किसी को निवेश करना है तो जो कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड जो शेयर्स हैं वहां पर आप पोजीशन ले सकते हैं, अगर मौके मिलते हैं तो वहां कोई दिक्कत की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म का पेन है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब देखते हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा नेगेटिव हुआ तो है। अब थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी सरकार के पक्ष को लेकर कि सरकार क्या कर रही है, कैसे टैरिफ के शॉक्स को एब्जॉर्ब करेगी, उस पर नजरें रहने वाली है शरद। थोड़ा डिले ज़रूर होगा और इसके कारण देखें तो बाज़ार भी जो है यहाँ पे आपको गिरावट देखने मिल रही है। अभिषेक, ऐसे सिचुएशन में देखिए आज जो है इंडेक्स मैनेजमेंट भी हो रहा है। आखिरी 30 मिनट में MSCI एडजस्टमेंट होंगे तो स्टॉक्स वॉलेटाइल हो जाएंगे, और कल छुट्टी है और थर्सडे मंथली एक्सपायरी है। अगर एक बिगिनर ट्रेडर है तो एडवाइजेबल रहेगा कि नो ट्रेड या वेरी लाइट पोजीशन रखें ऐसे बाज़ार में। और अगर आप बहुत एडवांस्ड है तो अपनी स्टडी करें और एक बहुत छोटे पोजीशंस पे जो है ट्रेड्स करें। और क्या रह सकता है एज एन इन्वेस्टर तो बाय द डिप है, लेकिन इसके अलावा एज अ ट्रेडर इस हफ्ते क्या करना चाहिए? कुछ क्लूज आ नहीं पा रहे हैं टू बी ऑनेस्ट, और इतने सारे चीज़ मूव होने वाले अगले 4 दिन में, तो क्या पोजीशंस होने चाहिए? हाँ शरद, अगर कोई बिगिनर है ना तो मेरा मानना है कि आप बाजार को देखिए, सिर्फ देखिए अभी, क्योंकि आज का बाजार हम देखिए मतलब ना थोड़ा ये कॉन्फिडेंस शेक करने वाला है ये। क्योंकि हम मान रहे थे कि नहीं 25,000 के ऊपर एक बार अगर निफ्टी निकल जाए, 25,150 के भी हमने लेवल देखे, लेकिन वो सारे के सारे लेवल पीछे छूट गए। हम तो 24,750 के आसपास आ गए, यानी कि 400 पॉइंट नीचे हैं उस लेवल से। तो लेवल्स तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी है उसको ट्रिम कर लीजिए, छोटी रखिए। अब कल छुट्टी है तो थोड़ी अनिश्चितता वैसी ही होगी। देखते हैं ट्रंप की तरफ से क्या बयान आता है, कुछ ना कुछ ट्रंप बोलेंगे। पीएम मोदी ने वैसे कह दिया, भारत ने वैसे स्टांस अपना साफ रखा है। अब यह है ना कि चीजों को, इन झटकों को सहने में ना थोड़ा सा समय तो लगेगा। मतलब बहुत ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं होते हैं। $90 बिलियन आपका सबसे लार्जेस्ट ये ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ ये स्टॉक मार्केट तक नहीं है शरद, आप देखिए जेम्स इन ज्वेलरी, हो सकता है कि आने वाले दिनों में, या फिर हम थोड़ा देख भी रहे हैं कि जॉब लॉसेस की खबर आए, एक्सपोर्ट ऑर्डर उनके हो सकता है कैंसिल होने की खबर आए।
टेक्सटाइल अगेन, टेक्सटाइल अपैरल में, इंजीनियरिंग गुड्स में, तमाम कई सारे सेगमेंट्स हैं जिनके हम एक्सपोर्ट अमेरिका को बड़ा करते हैं। और वो चाह रहे थे कि नहीं हम झुक जाएं उनके डिमांड के आगे, ये डेयरी प्रोडक्ट को लेकर, एग्री प्रोडक्ट को लेकर। तो जो ट्रेडर हैं वो दूर रहें, ट्रेडर बाजार को देखें। एक बड़ा ट्रिगर आएगा इस छुट्टी के बाद, 29 अगस्त को रिलायंस की एजीएम होने वाली है। रिलायंस के शेयर पर मुझे लगता है कि नज़र होनी चाहिए, और रिलायंस की एजीएम में अगर कुछ अच्छा आया तो देखिए बाजार को क्या है ना कि अच्छी खबरें ना विटामिन का काम करती हैं, आपके ना उत्साह को थोड़ा और बूस्ट करने का, बढ़ाने का काम करती हैं। तो देखते हैं कि क्या आता है। नजरें ये रहेंगी कि रिटेल को लेकर और जियो के आईपीओ को लेकर क्या कहते हैं मुकेश अंबानी जी, साथ ही सक्सेशन प्लान क्या होते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उसको लेकर क्या कमेंट्स करते हैं, और न्यू एनर्जी बिजनेस जो कि एक उभरता हुआ वर्टिकल है जहां पर तमाम लोग फोकस कर रहे हैं, उसको लेकर रिलायंस के क्या प्लान होंगे आगे, उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये निवेशक के लिए ठीक है, और निवेशक के लिए कई बार शरद मुझे लगता है ना कि बोलना आसान भी होता है कि अगर किसी को साल भर, 2 साल, 4 साल रखना हो तो ठीक है, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अच्छी कंपनी आप चुन लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, निफ्टी से आप अलग अलग सेगमेंट से 5-7 कंपनीज आप चुन लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ट्रेडर है बेचारा, जो रोज आ रहा है, रोज पैसे लेके आ रहा है और इस उहापोह में रहता है कि बाजार किस तरफ जाएगा। अब आज सुबह आप देखिए गिफ्ट निफ्टी का जो लेवल था कितना नीचे था, 50 से 60 पॉइंट, उससे वो रिफ्लेक्शन हमने शुरुआती कारोबार में देखी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीता है, अभी आप देखिए हम दिन के निचले स्तर पर हैं, निफ्टी या निफ्टी बैंक दोनों, और कंजम्पशन वाले स्टॉक्स को छोड़ दे तो बाजार में कहीं भी राहत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अमेरिका पर इतने निर्भर हैं कि बाजार चले ही ना, लेकिन बाजार के पीछे ना और भी कई सारे ट्रिगर काम करते हैं। एफआईज मिसिंग है, रुपया आपका डिप्रिशिएट कर रहा है, कैड बढ़ने की आपकी आशंका है, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर अनिश्चितताएं हैं, भारत के साथ अमेरिका के आगे रिश्ते क्या होंगे इसको लेकर अनिश्चितताएं हैं, क्या भारत की जो करीबी है रूस के साथ और बढ़ेगी, चीन के साथ और बढ़ेगी, ये सारी की सारी चीजें लोगों के मन में होंगी। और ये फार्मा को लेकर आगे ट्रंप क्या करेंगे, क्या फार्मा पर ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे? अगर ऐसा होता है तो हमारी जो जेनरिक कंपनीज हैं 50 से 60% फार्मा वहां एक्सपोर्ट कर रही हैं, भारत से तमाम आईटी प्रोफेशनल वहां पर काम करते हैं, क्या ट्रंप इनको लेकर भी कुछ करेंगे? ये तमाम सवाल हैं। तो दुविधाएं बहुत सारी हैं, पॉजिटिविटी थोड़ी सी बाजार में कम है। एक ही उम्मीद है कि ये जो फेस्टिव सीजन चल रहा है ये डिमांड को बूस्ट करे। और अभी देखिए थोड़ा सा ना एक्चुअल बाइंग भी नहीं हो रही है बाजार में, लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए, नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं, उसके बाद बाइक बाजार में लौटेंगे। तो ये कंजम्पशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी, फेस्टिवल्स, यही बाजार को बूस्ट देंगे। अदरवाइज जो ग्लोबल क्यूज हैं वो हमारे सपोर्ट में लग नहीं रहे हैं शरद। तो जो नया ट्रेडर है वो बाजार से दूर रहे। आई थिंक इसी में फिलहाल भलाई है। जिनके ऑलरेडी ट्रेड्स हैं ट्रिम कर लें, छोटे रखें, और ये वीकेंड की या फिर बीच में छुट्टी की अनिश्चितता लेके बिल्कुल ना जाएं, ये एडवाइजेबल नहीं है। बिल्कुल अभिषेक, मानसून भी अच्छा हुआ है, थोड़े दिन में, अगर 1-2 हफ्ते में फेस्टिव सीजन में क्लैरिटी आ जाती है और गणपति जी का जो आशीर्वाद रहेगा तो ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन भी अच्छी अपमूव आएगी और मार्केट्स में भी वो हरियाली दिखेगी। लेकिन चलिए हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। राजेश जी और लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, और गणेश चतुर्थी की जो है हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों को। राजेश जी बताएं, आप अभी जो शुरुआत करें, और रुचित जिन भी है, गुड आफ्टरनून रुचित। राजेश जी आपसे शुरुआत करते हैं, बाजार में अभी क्या जो है मोड आ गया है, क्या आपकी व्यूज रहने वाली है? गुड आफ्टरनून शरद जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, और गणेश चतुर्थी की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और विघ्नहर्ता गणेश इस मार्केट के भी सारे विघ्न हरे और खुशहाली और समृद्धि सभी के पोर्टफोलियो में बने, ऐसी कामना करते हैं। देखिए मार्केट में मूड माहौल तो थोड़ा यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। जिस तरीके से अब अनाउंसमेंट आ गया कि अब टैरिफ एक हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है, जो एडिशनल 25% टैरिफ है, जिसके चलते मार्केट थोड़ा और कॉशियस होते हुए दिख रहा है, और मार्केट के थोड़े सेंटीमेंट वापस नेगेटिव साइड में डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। अभी मैं अभिषेक जी को भी सुन रहा था, देखिए इन्वेस्टर का मार्केट है, ट्रेडर का मार्केट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर का भी पेशेंस टेस्ट काफ़ी हो चुका है। ऑलमोस्ट हम 1 साल का दायरा हमने बिता दिया जहाँ पे निफ्टी ने अभी भी नए ऑल टाइम हाई नहीं बनाए हैं। हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की दहलीज पे पहुंच के वापस वहां से एक करेक्शन के दौर में वापस आते हुए दिख रहे हैं, और हम 25,000 के नीचे ही कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है।
ये सीरीज का आखिरी पड़ाव है और यहाँ पे कहीं भी कोई मार्केट में अभी भी एक कॉशियसनेस ही बनी हुई है। मार्केट में बायर्स अभी भी बैकफुट पे है। अर्निंग सीजन्स में भी अगर हम देखें तो इतना कुछ बहुत बड़ा कोई पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिली थी। एक इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा पॉजिटिव बड़ा ट्रिगर नहीं बनते हुए दिखा। आईटी एक बड़ा सेक्टर जो कि ऑलरेडी एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और काफ़ी कुछ कंसर्न आईटी सेक्टर से रिलेटेड बनी हुई है, जिसके चलते वो सेक्टर कहीं भी मार्केट को सपोर्ट नहीं देते हुए मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ नेगेटिव अभी यहाँ पे मार्केट में बना हुआ है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स जरूर यहाँ पे पैसा लेके बैठे हैं, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो अभी भी यहाँ पे नहीं है। काफ़ी कुछ अनसर्टन इन्वायरमेंट अभी यहाँ पे बना हुआ है। तो जो थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं या मार्केट में थोड़े लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं, उनके लिए जरूर स्टैगर्ड मैनर में बाय करने की अपॉर्चुनिटी, लेकिन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट मार्केट है, क्योंकि एवरीडे कोई एक नया न्यूज़ फ्लो के कारण मार्केट अपना डायरेक्शन या टोन बदलता है। और तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इस तरीके के एनवायरनमेंट में किसी ट्रेडर को अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना या स्टॉप लॉस को एडजस्ट करना। अब लेवल की बात करें तो 24,700 इमीडिएट लेवल है। ऑलरेडी हम 24,800 के इम्पोर्टेंट पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन को तो तोड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि मार्केट में जिस तरीके से अभी सेटअप बना हुआ है 24,800 के ऊपर वापस हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से वापस आते हुए दिख सकता है। बट ऊपर में 25,000 मेजर सप्लाई जोन है, उसके ऊपर क्रॉस करना काफी डिफिकल्ट लगता है। और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी वीक हो चला है और हमें लगता है बैंक निफ्टी में जिस तरीके की वीकनेस बनी है और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती। 54,000 का लेवल लोअर साइड पे आते हुए दिख सकता है। जब तक ये अब 55,200 के लेवल नहीं क्रॉस करता, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक साइड पे रहेगा। निफ्टी में अभी भी हमें लगता है कि 24,800 के ऊपर एक बार वापस मार्केट आने की कोशिश यहाँ से जरूर कर सकता है, क्योंकि पुट राइटर्स ने अभी भी इतना अनवाइंडिंग नहीं किया है। तो मार्केट एक पुल बैक जरूर दे सकता है, लेकिन वो आज के सेशन में तो डिफिकल्ट हो सकता है। एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपायरी के दिन थोड़ा पुल बैक जरूर देखने को मिले। एक्सपायरी के दिन थोड़ा पुल बैक देखने का एक्सपेक्टेशन जरूर देख सकता है। लक्ष्मीकांत जी, आपके पिक्स क्या रहेंगे? ये मार्केट की जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिले हैं, तो उस हिसाब से इंडाइसिस में तो नेगेटिव व्यू है। बट अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग मोमेंटम अभी भी बना हुआ है, वहां पर अभी भी स्टेबिलिटी है। तो जो दोनों ही रिकमेंडेशन है वो बाइंग साइड के ही है। सबसे पहला रिकमेंडेशन है SJVN। तो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और पिछले 3 से 4 दिनों में यहाँ पे हमें ये जो स्टॉक है अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और एक स्टेबिलिटी भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि SJVN को 99 रुपीज के आसपास बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारे टारगेट है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 105 के, और जो स्टॉप लॉस है वो दिखाई दे रहा है 95 का। तो हाँ, 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ऐसा कोई बड़ा रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर ये अपने की सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है तो जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो अचीव किए जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईटी सेक्टर से, वो है LTTS। यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन के बाद कल हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था और आज यहाँ पर जो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, तो निचले स्तर पर वहाँ फिर से बाइंग देखने को मिल रही है। तो आज का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर हमें आने वाले समय में एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। तो LTTS में बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। और यहाँ पर जो हमारे जो टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4,625 के, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें 4,220 का मेंटेन रखना है। LTTS और SJVN लक्ष्मीकांत जी के पिक्स हैं। रुचित, आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? दो स्टॉक्स है, हम एक खरीदारी साइड और एक सेल साइड की बात करेंगे जो पिक्स रहेंगे। सबसे पहले अगर बाय साइड की खरीदारी की साइड पे एक पिक की बात करें तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ समय में स्टॉक में देखा है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी स्टॉक में रिसेंट भी आया है और एक फॉलोअप मूव भी स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग है। आज ऐसे मार्केट में भी स्टॉक हम देख रहे हैं कि जहाँ पे नो स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो करंट लेवल्स पे भी हमें लग रहा है कि डाउन साइड यहाँ पे काफी लिमिटेड है। पिडिलाइट में 3,060 के नीचे स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में खरीदारी करे। 3200 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करेंगे। और शॉर्ट कॉल में हम REC के फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। सो एक अंडर परफॉर्मर रहा है ये
पूरे जो नो स्पेस में हमने पिछले 3-4 महीने में जो पुल बैक मूव देखी थी, उसमें आरईसी का काफ़ी समय से पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। सो एक तो जब तेज़ी का समय था तभी भी ये स्टॉक नहीं चला था और हम जब देख रहे हैं कि जब मार्केट या ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा करेक्शन हो रहा है, तो ये स्टॉक में अपने प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट टूट के एक जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन हो रहा है। सो यहाँ पे आरईसी में बिकवाली कर सकते हैं कि आरईसी के नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की सलाह दूंगा। जो सितंबर महीने के फ्यूचर्स है वहाँ पे 376 के स्टॉप लॉस से बिकवाली कर सकते हैं 350 352 के टारगेट्स के अंदर। जो है बिकवाली की राय रुचित की तरफ से आ रही है। राजेश सर, आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? तो देखिए, बाय साइड में जो स्टॉक पसंद आ रहा है उसमें डेफिनेटली ऑटोमोबाइल एक स्पेस है जहां पे हमें लगता है कि अभी भी एक स्ट्रेंथ बनी हुई है इस तरीके के मार्केट में भी, और उसमें आइशर मोटर में एक अच्छा ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। जिस तरीके का ब्रेकआउट आइशर मोटर में आया है, और ये स्टॉक को अगर देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ये स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आइशर मोटर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 6250 6280 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 6150 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करने के लिए यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे वो कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम ही है, जिसमें हमें हिंद यूनिलीवर यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक हैवीवेट स्टॉक एफएमसीजी काउंटर, जहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनी है आज के सेशन में, और वीकली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक में ये सेकंड वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो एचयूएल में हमें लगता है बाई किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 2740 2750 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में 2660 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। सीजी ऑटो दोनों ही सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं और दोनों ही सेगमेंट से जो है राजेश जी की पिक्स आ रहे हैं, तो उस पर भी जो हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए, बाजार में जो है गिरावट जो है बढ़ चुकी है और यहाँ पे देखें तो निफ्टी बैंक और ब्रॉडर इंडेसेस, मिड कैप 100 इंडेक्स, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स सभी अपनी डेज लो पे है। तो इस पे हम ज़रूर ट्रैक करने वाले हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार ऑप्शंस के चैंपियन, अहम टेक्निकल पिक्स और सबसे इम्पोर्टेंटली कौन से स्टॉक्स पे जो है कमाई के मौके बन सकते हैं इस सिचुएशन में, वो सब हम आपके सामने लेके आएंगे। Presented by Canara Bank. Together we can. Vikran Engineering Limited, formerly known as Vikran Engineering and Exim Private Limited, now launches an initial public offer of equity shares of face value of 1 rupee each in the price band of 92 rupees to 97 rupees per equity share. Bid offer opens on Tuesday, August 26, 2025, closes on Friday, August 29, 2025. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus available on the websites of the SEBI, the stock exchanges, the book running lead managers and the company. स्ट्रीमर भी गेमर है, लेकिन यहाँ सब कुछ दांव पर है। गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों का प्रेशर ऑन वन लैपटॉप। एक मिस्टेक और ढेर सारे मीम्स। He's alone against 5. पर मेरा Lenovo Legion इंटेंस प्रेशर में भी कूल रहता है और रियल टाइम में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है फॉर अनइंटरप्टेड गेमिंग। Yes, last one standing. Lenovo, damn the odds. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में राज्य की आपदा नियंत्रण प्रणाली तेजी और दक्षता के साथ कर रही है काम। प्रदेश के अंदर हर आपदा को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। लखनऊ स्थित SDRF सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं और आधुनिक तकनीकों से है लैस। महाकुंभ में उत्कृष्ट सुरक्षा और आपदा प्रबंधन कर उत्तर प्रदेश ने पूरी दुनिया में छोड़ी अपनी छाप। प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावितों के लिए 1296 बाढ़ शरणालय किए गए स्थापित। बाढ़ राहत कार्य के लिए युद्ध स्तर पर टीमें लगाई गई हैं। प्रत्येक जिला प्रशासन से इसके बारे में युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा और जीवन की रक्षा के लिए सदैव है तत्पर। बोला 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 भाई।
अरे अरे बोला भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? फर्नीचर को दीमक की नजर से बचा रहा हूँ। ये इकोटेक प्लाई है, 10 साल की वारंटी के साथ आता है। इसका तो काम सही है और दाम भी। आपके दिमाग को किसी की नजर ना लगे। इकोटेक फ्रॉम ग्रीन प्लाई, 10 पॉइंट क्वालिटी चेक, 10 साल की वारंटी, काम सही दाम सही। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और निफ्टी की बात करें तो करीब 200 अंकों की गिरावट है, दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 54,500 के नीचे है, गिरावट है 650 अंकों के आसपास की। और आज जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो हम देख रहे हैं कि 1:3 का है। अगर एक शेयर चढ़ रहा है तो 3 से ज्यादा शेयर बाजार में इस वक्त गिरने वाले हैं। 650 शेयर ऊपर है एनएसई पर, और जो गिरावट है करीब करीब 2100 साढ़े 2100 शेयरों में आज आपको गिरावट देखने को मिलेगी। आज फाइनेंशियल वाले जो स्टॉक्स हैं ना, वहां पर भी प्रेशर है। सिर्फ बैंकिंग नहीं टूट रहे हैं, जो फाइनेंस वाले शेयर हैं वो भी टूट रहे हैं। मे भी हो ये सकता है कि थोड़ी रौनक लौटे, ये जीएसटी को लेकर जब क्लैरिटी आ जाए ना कि क्या चीज सस्ती हो रही है, क्योंकि अभी लोगों ने अपनी बाइंग वो होल्ड करके रखी होगी। और ये हम जो चैनल चेक्स कर रहे हैं वहां से भी ये संकेत निकल के आ रहे हैं। 3-4 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उसमें चीजों पर मुहर लगने की उम्मीद है और उसके बाद हो सकता है कि हम रौनक लौटते हुए देखेंगे। लेकिन आज आप देखिए बजाज फाइनेंस ये कमजोर है 2.25%, श्रीराम फाइनेंस में करीब 4% के आसपास की गिरावट है, बजाज फिनसर्व कमजोर है। बैंकिंग में तो सारे के सारे 12 के 12 शेयर निफ्टी बैंक के आज हम देखने की गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। राजेश जी, ये जो एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जो टूट रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इनकी गिरावट को? और शॉर्ट तो नहीं करना है अब ना, और क्या कॉन्ट्रा बाइंग करें? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, ये प्रश्न उनको बार बार पिंच कर रहा होगा। करना क्या है सर, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? तो देखिए, पूरा मार्केट में ही बिकवाली बनी है, तो जिसमें चलते हैं एनबीएफसी स्टॉक्स भी यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव तो लग रहे हैं स्टॉक्स के प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो हमें लगता है कि एक अच्छी जगह पे स्टॉक्स अवेलेबल है एनबीएफसी स्पेस में। अगर हम बजाज फाइनेंस को भी देख लें या बजाज फिनसर्व को भी देखें तो एक करेक्शन के बाद एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। लेकिन हमें लगता है जब तक ये थोड़ा अनसर्टन इन्वायरमेंट रहेगा तो यहाँ पे दबाव तो रहेगा। लेकिन आपका अगर थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया है तो आप स्टैगर्ड बाय जरूर कर सकते हैं इस गिरावट में। बजाज फिनसर्व की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती टुवर्ड्स 1890 1900 के आसपास तो वो एक अच्छा लेवल होगा वापस से इसको डिक्लाइन में बाय करने का। बजाज फाइनेंस में हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप है यहाँ पे अगर कोई गिरावट बढ़ती है और यहाँ पे स्टॉक में अगर आपको 850 860 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो वो एक अच्छा लेवल होगा वापस से इसको बाय करने का। तो हमें लगता है गिरावट में जरूर थोड़ा निवेश के नज़रिए से अगर आपका व्यू है तो बिल्कुल यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है इनके लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन नियर टर्म में थोड़ी बिकवाली या गिरावट देखने को मिल सकती तो उसको आप स्टैगर्ड बाय कर सकते हैं थोड़ा निवेश के नज़रिए से। कर सकते हैं आप निवेश के नजरिए से, लेकिन देखिए सलाह यही है कि आपको ना कंजम्पशन की तरफ थोड़ा टिल्ट तो रखना है, क्योंकि बाजार ये वैसा है और माहौल वैसा है। और आज जहां पर भी बाइंग हो रही है वो कंजम्पशन लेड स्टॉक्स ही हैं। निफ्टी में एशियन पेंट ऊपर है, टाटा कंज्यूमर ऊपर है, हीरो मोटो ऊपर है, अल्ट्राटेक, आईटीसी, नेस्ले, एचयूएल, मारुति सुजुकी, आयशर। तो ये देख के आपको साफ हो जाएगा कि जो शेयर चल भी रहे हैं ना सारे के सारे उससे जुड़े हुए हैं। अब कंजम्पशन का जो बास्केट है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसमें ऑटो भी आ जाएगा, उसमें आप चाहें तो पेंट वाली, सीमेंट वाली ऐसी भी कंपनीज आप रख के चल सकते हैं। बाकी जो कह सकते हैं परंपरागत जो रिटेल वाली कंपनीज हैं एफएमसीजी वो तो होती हैं। एक राय आपसे मैं लक्ष्मीकांत जी अल्ट्राटेक सीमेंट पर जानना चाहूंगा। आधे % की तेजी है, दिन के निचले स्तर से रिकवर करने की कोशिश की है। आपको लगता है कि अल्ट्राटेक और मजबूत यहां से हो सकता है, क्योंकि उतने वीकनेस के साइंस तो हाल फिलहाल कोई दिखाए हैं नहीं शेयर ने। जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट का जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों का सेशन देखा जाए तो वहां पे ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बट आज जिस तरीके से यहाँ पे से 20 DMA लेवल का सपोर्ट लिया है और एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन बना है डेली चार्ट्स पर, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव एक्सपेक्टेड है इस स्टॉक से। तो 12,400 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है
कि एक अपसाइड का पुल बैक मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से 13,000 तक की एक शॉर्ट टर्म रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक बार ये 13,000 के आसपास पहुंचता है और उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है तो हायर लेवल्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट से। ठीक है, 13,000 रुपए के ऊपर के भाव की उम्मीद करके चल रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। और इसके अगर हम हाइस की बात करें, अगर रिकॉर्ड हाइस की, तो वो है 12,930 रुपए का। वहां से थोड़ा सा शेयर ये नीचे आया है, फिर से उसको रीगेन करने की कोशिश करेगा। 12,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप अल्ट्राटेक में तेजी के सौदे बना सकते हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो पीएम मोदी की एक बैठक की बातचीत करेंगे। अमेरिका के टैरिफ का इकोनॉमी पर क्या असर होगा, इंडस्ट्री पर, रोजगार पर क्या असर होगा, इसको लेकर पीएम मोदी एक बैठक करने जा रहे हैं 3 बजे। उस बैठक में क्या चर्चाएं होंगी, इसकी जरा जानकारी लेंगे अपने सहयोगी प्रकाश से, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। और बाजार में बेहद उतार चढ़ाव के बीच कामकाज, लेकिन कंजम्पशन स्पेस है जो कि अब भी मार्केट को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। 24,780 यानी कि 24,800 के भी नीचे फिसलता हुआ निफ्टी भारी बिकवाली के दबाव के बीच HUL, मारुति, ITC, आयशर मोटर्स, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स हैं जहां से हम देख रहे हैं कुछ हद तक साइंस ऑफ पॉजिटिविटी। लेकिन चलिए, इक्विटी मार्केट्स और इंडिसेस पर लगातार हमारी नजर है। इसके साथ ऑप्शन, FNO स्ट्रैटेजी, डेरिवेटिव्स के फ्रंट पर बाजार कैसा लग रहा है, इस पर भी फोकस करते हैं हम। इसी कड़ी में ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। एंजल वन से स्नेहा सेठ जुड़ गई हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। बताएं कौन सा ऑप्शन का ट्रेड है आज आपके पास? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें तो HUL ये काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इट इज द सेकेंड वीक जहाँ पे इसकी जो अपसाइड की मूव है वो एक्सटेंड हो रही है, और मेरा मानना है यहाँ से अगर स्टॉक 2700 ये जोन निकाल देता है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने की चांसेस है। ऑप्शंस में भी हम देख रहे हैं कि पुट राइटर्स ऊपर की स्ट्राइक्स में शिफ्ट हो रहे हैं, ऊपर की कॉल्स में अनवाइंडिंग हो रहा है, तो डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना है यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू हम सितंबर सीरीज की जो 2700 की कॉल है वो बाय कर सकते हैं। 60 रुपीज के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 47 का लगाना है, टारगेट 83 का रहेगा एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 4,000, और प्रॉफिट पोटेंशियल जो रहेगा दैट विल बी अराउंड 7,000। कंजम्पशन स्पेस पर लगातार फोकस है, और हो भी क्यों ना, यहाँ से डिमांड में लगातार बढ़ोतरी। आज वॉलेटाइल मार्केट्स में भी कंजम्पशन का खेमा है जो कि वर्कआउट कर रहा है। स्नेहा, शुक्रिया ये पूरा ट्रेड में बताने के लिए। HUL 2,700 की कॉल खरीदने की राय, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 60 के दाम पर, लक्ष्य 83 का मानकर चले। स्टॉप लॉस यहाँ पर 47 का लगाना होगा। ये कॉल वर्कआउट होती है तो 7,000 का मैक्स टू मैक्स मुनाफा, और अगर रिवर्स जाती है तो फिर 4,000 का नुकसान भी होने की संभावना है। FNO ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। FNO ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए FNO ट्रेडिंग में उतरने से पहले अपने एडवाइजर, अपने सलाहकार से समझें, जांचें परखें, और उसी के बाद FNO ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन चलिए, हमारी पैनल पर राजेश जी और लक्ष्मीकांत जी तो है ही, एक और एडिशन हुआ, रोहन मेहता है हमारे साथ टर्टल वेल्थ से जो जुड़ गए हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। एज वी स्पीक बाजार में आज कमजोरी का रुझान नजर आ रहा है, एंड टुमारो विल वेक अप टू द एडिशनल 25% टैरिफ जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लाई कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नेगेटिव्स ग्लोबल फ्रंट पर भारतीय बाजार के लिए भले ही हों, लेकिन पॉजिटिव्स डोमेस्टिक मार्केट में सरकार लगातार पॉजिटिविटी एडअप करने की कोशिश कर रही है। GST रेट रैशनलाइजेशन वन सच मूव जो कि कंजम्पशन को काफी हद तक फेस्टिव सीजन से भी पहले एक बूस्ट अप दे चुका है। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को इस वक्त आप? देखो, जो ट्रम्प का जो मिस ट्रम्प का जो था वो आई थिंक सो इट वाज मोर ऑन एन एक्सपेक्टेशन, और हमारा बहुत क्लियर एक फ्रंट रहा है कि ये जो नेक्स्ट डिकेड का मूव है या इंडिया का नेक्स्ट है, इट्स प्योरली डोमेस्टिक प्ले। सो कहीं ना कहीं जहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंपनीज में और डिपेंडेंसी ऑफ फॉरेन में कम होगा, वहां पे हमारी रुचि ज्यादा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, टेक प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंपनीज में
बहुत बड़ा टर्न अराउंड देख रहे हैं। एनबीएफसी तो और बीएफएसआई तो अच्छे थे ही, साथ साथ में वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर के बहुत सारी पुरानी कैपेक्स ड्रिवन कंपनी में भी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो एनीथिंग विच इज प्योरली एन इंडियन डेमोग्राफिक इज मोर इंटरेस्टिंग टू सी रेदर देन वर्ल्ड वाइड। आई थिंक सो ये भी जो ट्रम्प का जो ये 25% टैक्स वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा इन अ वीक और टू। बट या इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, बहुत अच्छे काउंटर्स में टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है। कई सारे स्पेसेस में नजर आ रही है और इन टर्न अराउंड स्टोरीज पर ही लगातार हमारा फोकस है। हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार वही एडवाइसेस भी आपको दे रहे हैं और यस ऑफ कोर्स एक नीजर्क रिएक्शन इस वक्त मार्केट में नज़र ज़रूर आ चुका है, लेकिन फैक्टर्ड इन एक तरह से डिस्काउंट हो चुकी है खबर और अब एक रिएक्शन के तौर पर इस वक्त ज़रूर हम देख रहे हैं। छोटा सा हफ्ता है, ट्रंकेटेड वीक है, कल छुट्टी है और गुरुवार का सत्र मंथली एक्सपायरी का होगा, तो वॉलेटिलिटी रैशनल है। ये इस तरह का अप्रोच एटलीस्ट आज तो बाजार दिखाएगा ही, लेकिन चलिए यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी के आसार नज़र आते हैं और लंबी अवधि के लिए नज़रिया जो है पॉजिटिव है। जहां अमेरिकी टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात चली है उस पर ही एक खबर आपको बता देते हैं। अमेरिकी टैरिफ के असर का आकलन करने और उसको लेकर ज़रूरी कदमों की समीक्षा के लिए पीएमओ में आज दोपहर 3 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो होने जा रही है। इस बैठक से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, पीएमओ मीट सॉसेस से क्या हमें डिटेल्स मिल रही हैं इस वक्त? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक इम्पॉर्टेंट बैठक करने जा रहा है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, जिसमें एमईए के रिप्रेजेंटेटिव, कॉमर्स मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, सीबीआईसी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, टॉप ऑफिशियल्स शामिल होंगे। खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यूएस ने जो एडिशनल 25% की जो ड्यूटी है वो इंडिया के ऊपर इम्पोज किया है, जो कल से प्रभावी होने जा रहा है। लिहाजा किस तरह के प्रिपरेशंस हैं, इसके इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम मसलों पर ये बैठक होने जा रही है। इंपॉर्टेंट बैठक है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी 25% यूएस टैरिफ का सामना कर रहे हैं और अब 25% एडिशनल टैरिफ लगाने का फैसला जो यूएस ने किया है वो कल से प्रभावी होने जा रहा है। खासकर ये पेनल्टी के फॉर्म में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया जो रशियन क्रूड है उसकी खरीद की जा रही है और उसके अगेंस्ट में ये टैरिफ यूएस ने इम्पोज किया है, तो जो ओवरऑल टैरिफ है वो 50% हो जाएगा। और इसलिए कैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स को इस वक्त राहत देने की ज़रूरत है, कौन कौन से मेजर्स हैं, ऑप्शन है जो कि लिए जा सकते हैं, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि जो वल्नरेबल सेक्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, डेयरी है, एमएसएमईज है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सरकार किसी दबाव में नहीं आएगी और इसके लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बैठक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से पॉसिबल स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि इन तमाम सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखते हुए जहां भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे उसे क्रूड की अवेलेबिलिटी होगी उसकी खरीद की जाएगी और इंडिया की इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एनर्जी सिक्योरिटी से कोई भी किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 25% का जो टैरिफ एडिशनल टैरिफ वो कल से प्रभाव में आ रहा है और इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी यूएस डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। के फ्रंट पर जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं उस पर एक उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त होने वाली है और इस बैठक पर पूरी नजरें हैं हमारी और लगातार वक्त पर जो भी अपडेट्स और डिटेल्स हमें मिलेंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। प्रकाश, शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें बताने के लिए। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो एक्सपर्ट से बाजार पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें। में हम गिरावट देख रहे हैं करीब 200 पॉइंट की और निफ्टी बैंक की बात करें तो 650 अंकों की गिरावट है और बाजार में कोई रिकवरी के ऐसे साइंस नजर आ नहीं रहे हैं। एक और सेगमेंट है जहां पर गिरावट काफी सीवियर हो रही है, वो है मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं, एक्सचेंज चलाने वाली या फिर डिपॉजिटरीज हो गई या फिर रजिस्ट्रार का काम करने वाली, बीएससी, सीडीएसएल। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कैम्स में गिरावट काफ़ी ज़्यादा है और गिरावट बढ़ती जा रही है। अगर आप जुलाई के हाई से देखेंगे तो सारे के सारे शेयर आपको 15% 20% नीचे ये दिखाई देंगे। एक व्यू आपसे राजेश जी जानना चाहेंगे। अब देखिए, ये सेबी चाहती तो है कि लोग जो थोड़े इमेच्योर लोग हैं बाजार में, जो आ गए हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, उन पर थोड़ा सा नकेल कसा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम को भी हर्ट करेगा।
खास तौर से बीएससी और अगर हम बात करें एंजल वन जैसे शेयर्स की, तो आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा वैल्यूएशन वाले कंसर्न्स थे, चले बहुत आगे, ग्रोथ को लेकर उम्मीदें हमने ज्यादा पाल ली, और ये सेबी का डंडा कि नहीं हम में भी ये बातें ये भी चल रही हैं कि नहीं वीकली एक्सपायरी को खत्म कर दिया जाए। आप कैसे देख रहे हैं ये गिरावट को, और आपको लगता है कि लोअर लेवल पर एक्टिव होना है, बाइंग करना है, या फिर अभी दूर रहना है? आप जरा इंडस्ट्री वेटरन के हिसाब से भी अपने नजरिया को सामने रखिएगा सर। तो देखिए अभिषेक जी, हमने देखा कि मार्केट में जिस तरीके से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हमने जो देखा था कोविड पीरियड के बाद से, तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी से एक्सपांशन जरूर होते हुए मिला था। और अब जो नए रेगुलेशंस डेरिवेटिव मार्केट के लिए सेबी ने पिछले 6-8 महीनों में जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करें, वो कहीं ना कहीं जो कंसर्न बना हुआ था कि डेरिवेटिव में ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो ट्रेडर्स ने पैसा नुकसान किया था, उसके चलते काफ़ी कंसर्न्स बने हुए थे, और उसको एड्रेस करने के लिए काफ़ी कुछ चेंजेस रेगुलेशंस में किए, वीकली एक्सपायरीज को चेंज किया, और अब वापस से कंसल्टेशन पेपर वापस से फ्लोट होने के लिए बात होते हुए बनी है कि हो सकता है कि ये एक्सपायरी को भी अब वीकली एक्सपायरी को मंथली एक्सपायरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये जरूर एक थोड़ा सा नेगेटिव डेवलपमेंट है ब्रोकरेज एज वेल एज एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए, क्योंकि जिस तरीके से एक मार्केट हमने देखा था कि जिस तरीके से एक डेरिवेटिव मार्केट और इक्विटी मार्केट भी एक अच्छे अप ट्रेंड में था, तब वहाँ पे काफ़ी नए अकाउंट्स ओपन हो रहे थे और काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट बनते हुए दिखा था। तो वो थोड़ा यहाँ पे एक वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो वो कम होते हुए दिख रहे हैं, मार्जिन्स की बुक्स भी थोड़ी यहाँ पे कट डाउन होते हुए दिखी है, डेरिवेटिव की एक्टिविटीज़ भी ऑप्शंस ट्रेडिंग की एक्टिविटी भी यहाँ पे स्लो डाउन होते हुए दिखी है। तो हमें लगता है इसके चलते थोड़ा यहाँ पे कंसर्न बना है, और ये इसी के चलते ये स्टॉक्स में जो एक स्ट्रेच वैल्यूएशन पे भी यहाँ पे जो बाइंग इंटरेस्ट था वो अब थोड़ा यहाँ पे टोन डाउन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज रहेगा। ब्रोकिंग इंडस्ट्री और जो नए रेगुलेशन है उसको इवॉल्व होने में थोड़ा वापस से समय लगेगा, मार्केट वापस अपना एक एडजस्ट करेगा इस चेंजेस को, और देन वापस ग्रेजुअली मार्केट में धीरे धीरे ये एक्टिविटी वापस बढ़ते हुए दिखेगी। बट हमें लगता है जो क्लियर इंटेंट है वो एक निवेश की तरफ ही है। तो हमें लगता है कि वो एक्टिविटी ओवरनाइट नहीं बढ़ती है, एक जर्नी है, तो स्लोली ग्रेजुअली ये बढ़ती रहेगी। और जिस तरीके से अभी हम देखते हैं कि नए डीमेट अकाउंट खुलने का सिलसिला जिस तरीके से बना हुआ है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और हमें लगता है यहाँ वापस इस इंडस्ट्री में वापस ग्रोथ आएगी। तो अभी एक करेक्शन का दौर है, इस करेक्शन में जरूर यहाँ पे जो लंबी अवधि के हिसाब से ये सेक्टर में वेट कर रहे थे उनके लिए वापस एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। हो सकता है थोड़ा करेक्शन और बढ़ता हुआ दिखे, बीएससी के शेयर में हमें लगता है 2150 की तरफ भी करेक्ट हो सकता है, एंजल वन में भी ये करेक्शन बढ़ सकता है। तो ये गिरावट में लेने के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, थोड़ा इस भाव पे ना ले, थोड़ा और यहाँ पे गिरावट आ सकती है। तो यहाँ से 4-5% का और करेक्शन मिलता है तो थोड़ा स्टैगर्ड बाय किया जा सकता है। ठीक है, स्टैगर्ड बाइंग की जा सकती है इसमें। और ये ध्यान रखिए कि जब शेयर लगातार गिर रहे हो ना, तो वो गिरते हुए शेयरों को ना पकड़ें। मतलब बिल्कुल ये गिरते हुए चक्कू की तरह, छुरी की तरह होता है, फिर हाथ कटने का डर होता है। तो एक बार गिर जाने दीजिए जितना गिरना है। अगर आपको नया निवेश करना है तो एक बार गिर के जब शेयर थोड़े स्टेबल होने के संकेत दे देना, उसके बाद आप खरीदिए। ऐसा नहीं कि इस थीम में कोई गड़बड़ी है। अब ये शेयर चले बहुत है, मल्टी बैगर रहे हैं। बीएससी की तो मतलब कमाल करके दिखाया इस शेयर ने। 2200 रुपये का है, थोड़ा और नीचे आ जाने दीजिए, संभल जाने दीजिए, उसके बाद आपके लिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी। एक शेयर जो आज गिरते बाजार में भी बड़ी दमदार तेजी दिखा रहा है, सिर्फ दमदार तेजी नहीं दिखा रहा है, आज उसने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। शेयर का नाम है मारुति सुजुकी। गुजरात में इनके एक प्लांट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी खुद इस मौके पर मौजूद रहे। और हंसलपुर में ये प्लांट है जहां से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन होगा। वहां पर एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई गई है, उसका भी उद्घाटन पीएम मोदी ने कहा। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये मेक इन इंडिया के सफर में एक बड़ी छलांग है मारुति का ये प्लांट। और मारुति के चेयरमैन भी वहां पर थे, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में वो भारत में
70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 5 से 6 बिलियन डॉलर ये रकम बैठती है डॉलर में। और उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन को बढ़ाने पर, मार्केट शेयर को रिटेन करने पर, नए लॉन्चेस करने पर फोकस रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम के लिहाज से, कमाई के लिहाज से भारत उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। या मारुति के रिटर्न भी आप देख लीजिए, एक महीने में 20%, इस साल अब तक की बात करें तो 32%, यानी कि पीछे जो थोड़ी अनिश्चितता रही ना महीने डेढ़ महीने में, मारुति का शेयर लगातार चलता रहा है। तो आगे इस पर फोकस रहेगा। देखते हैं कि जीएसटी में राहत का मारुति कितना फायदा होता है। लेकिन ये जो ग्रैंड ई विटारा से इसकी शुरुआत हो रही है, इसी का प्रोडक्शन पहले होगा और इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस कार में खास क्या है ई विटारा में, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा, जो प्लांट पर पहुंची थी और उन्होंने उसका पूरा जायजा लिया है। तो देखिए, मारुति सुजुकी ने फाइनली अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। जहां हम गुजरात की फैसिलिटी में है, वहां पर आप देखेंगे कि ई विटारा, ये पर्टिकुलर गाड़ी कंपनी अब कमर्शियल प्रोडक्शन में लेकर आई है। जहां पर मेरे पीछे 4 डिफरेंट इलेक्ट्रिक या ई विटारास खड़ी हैं, जिसमें से कि 2 फिलहाल जो है लेफ्ट हैंड ड्राइव्स हैं। बाकी जो 2 है वो कुछ नेशंस जहां पर अभी भी राइट हैंड ड्राइव्स रहती है उसके लिए बनाई गई है। अब बात करें इनके एक्सपोर्ट प्लान्स की, तो जी हाँ, 100 डिफरेंट नेशंस में जहां पर वो एक्सपोर्ट करेंगे। माना यह जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट जो है वो कुछ यूरोपियन नेशंस और जापान के लिए भी जाएंगे। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इवेंट में आए थे, उनका यही कहना था कि ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है मेड इन इंडिया, मेड फॉर ग्लोबल वाली थीम के ऊपर आत्मनिर्भर भारत को लेकर पूरा पुश है। और उनका ये भी कहना था कि मारुति सुजुकी फिलहाल जो है एक टीनेजर कैटेगरी में आ गई है, जहां पर अब उसमें और भी उत्साह और भी उमंग है और आगे के लिए भी काफी से जो नई चीजें हैं वो मारुति सुजुकी करती हुई नजर आएगी। क्लीन एनर्जी पर फोकस करते हुए, आत्मनिर्भर पर फोकस करते हुए ये कदम उठाया गया है मारुति सुजुकी के द्वारा। और जी हाँ, ई विटारा अब फाइनली लॉन्च हो गई है। हालांकि कंपनी का ये जरूर पहले कहना था कि इस पर्टिकुलर साल के लिए वो 67,000 यूनिट्स जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और अगर इसको देखें तो इस पूरे प्लांट की कैपेसिटी में लगभग 10% प्रोडक्शन जो है शायद वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही हो। तो जी हाँ, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑफरिंग्स भी होगी मारुति सुजुकी में। ठीक है, तो ई विटारा का प्रोडक्शन शुरू होगा। बाकी और भी जो उनकी बड़ी ईवीज आएंगी इसी प्लांट से बनेगी और 100 से ज्यादा देशों में, जिसमें कि जापान, जहां की कंपनी सुजुकी, वहां भी एक्सपोर्ट होगा, यूरोप में एक्सपोर्ट होगा। तो प्लान तो लंबे चौड़े हैं और शेयर देखिए डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। रुचि जी, मारुति सुजुकी चला अच्छा खासा है। महीने भर में अगर मारुति जैसा शेयर अगर 20% चल जाए तो उसको अच्छा ही कहते हैं। आप जरा बताइए। अच्छा, रुचि शायद नहीं है हमारे साथ, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप व्यू देंगे मारुति पर? अच्छा, लक्ष्मीकांत जी भी डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। रोहन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं टर्टल वेल्थ के, और रोहन भाई से बातचीत करते हैं और एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं मारुति के शेयर पर। रोहन जी, डोमिनेंस तो कमाल का है मारुति का। अगर हर 100 में से 40-45 गाड़ियां अकेले मारुति बेच दे तो उससे समझ में आता है कि पकड़ कितनी मजबूत है भारत के मार्केट में। अब ईवी में भी पैठ बढ़ेगी निश्चित तौर पर। आप बताइए इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं और मारुति के शेयर पर इस लेवल पर आपकी राय क्या है? क्या खरीदना अभी भी? देखो, आप मारुति का 10 साल का या 15 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड निकालोगे तो मारुति का एक थॉट था कि वो 5-7 लाख के ऊपर गाड़ी नहीं बिक सकती है। फिर नेक्सा डिक्लेयर किया और देयर वाज अ री रेटिंग इन द कंपनी। तो हमने देखा कि तकरीबन 1,000 रुपए से कंपनी वेंट टू 10,000 रुपीज, और फिर जो जितना था वो ओवरऑल मार्केट शेयर भी थोड़ा कम हुआ। Hyundai, M&M, MMG, ये सब कंपनीज ने थोड़ा मार्केट शेयर खींच भी लिया और देयर वाज नथिंग न्यू इनटू द कंपनी। तो वो एक री रेटिंग नहीं मिल रहा था। और जो ये न्यूज है, 2 न्यूज है। एक तो ऑफकोर्स जो अभी जो आया न्यूज के कि वहां पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ई कार्स आ रही है, और ऑफकोर्स एक जीएसटी का न्यूज है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मारुति को करता है, बिकॉज मारुति लो एंड सेगमेंट में गाड़ी बहुत अच्छी बेचता है। तो आई थिंक सो इट्स अ प्योर री रेटिंग ओवर हियर, और मारुति बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है कंपैरिजन टू एनी अदर ऑटोमोबाइल 4-व्हीलर कार, स्पेसिफिकली टाटा मोटर्स, Hyundai, M&M और 4 जो मेजर लीडर है। तो एक बहुत अच्छा सेगमेंट बुलिश हो सकता है, और यहाँ पे मारुति को हम भूल भी गए हैं, तो बहुत अच्छी वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी है मारुति फॉर एटलीस्ट अ ईयर और सो। ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट है मारुति और बढ़िया तेजी इसमें हुई है। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राजेश जी से कुछ और खबरों, कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे
और ये भी जानेंगे कि अगर आपके इंडेक्स में तेजी की पोजीशन है तो आपके लॉस की रिकवरी होगी कैसे, क्या ये किसी ऑप्शन की स्ट्रेटजी से हो सकती है? राजेश जी, आप जरा स्ट्रेटजी वगैरह देख लीजिए, क्योंकि बाजार की जो गिरावट है ना वो बढ़ती ही जा रही है। डे लो पर 250 अंकों की कमजोरी है निफ्टी में, 24,700 के आसपास, यानी जिस सपोर्ट की हम बात कर रहे थे कि कम से कम ठीक है ये शायद बच जाए, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये बच जाए। और निफ्टी बैंक 670 अंक नीचे 54,469 पर, तो काफी कमजोर सेंटिमेंट है। एक बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटजी आप जरा खोज के रखिए राजेश जी, ब्रेक के बाद बातचीत करते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। 3 बज चुके हैं और मार्केट एट 3 का समय हो चला है। मार्केट एट 3 सेगमेंट का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ 3 बजे तक एक्सचेंजेस पर जो सारी खबरें आई हैं वो सारी खबरों का टेक लेकर। आनंद, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी गुड आफ्टरनून मानसी। देखें, बाजार दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है, लेकिन आज दिग्गज शेयरों में गिरावट दिख रही है। रिलायंस का शेयर देखें 1.5% की गिरावट पर कारोबार कर रहा है, साथ ही साथ HDFC बैंक में 1% और इन्फोसिस पर भी दबाव आज देखने को मिल रहा है। सेक्टर की बात करें तो रियल्टी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। रियल्टी सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टी 3% की गिरावट पर कारोबार कर रहा है, साथ ही साथ लोढ़ा 2.5% और प्रेस्टीज स्टेट में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम की बात करें कि वॉल्यूम कहां ज्यादा देखने को मिल रहा है तो BLS इंटरनेशनल का शेयर देखेंगे हरे निशान में कारोबार कर रहा है और औसत से करीब 12 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। CSE भी कमज़ोरी दिखा रहा है आज और औसत से 6 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। आज FMCG शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रहा है। ब्रिटानिया का शेयर देखें 4% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है और 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी देखने को मिल रहा है। खबरों की बात करें तो HCL टेक पर खबर आई है, थॉट मशीन के साथ कंपनी ने करार किया है और ये जो करार है वो AI और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंपनी ने किया है। हालांकि शेयर में आज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो जनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए PLI सर्टिफिकेट मिला है और आज ओला के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी, करीब 5% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। सन फार्मा पर बैंक ऑफ अमेरिका की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल से डाउनग्रेड कर अंडर परफॉर्म की राय दी है और लक्ष्य जो है उसे 1730 से घटाकर 1570 कर दिया है, यानी कि लक्ष्य घटा दिया है। इसी के चलते आज शेयर में अच्छी खासी करीब 4% की गिरावट देखने को हमें मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये सारे के सारे स्टॉक्स। आनंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और 3 बजे तक मार्केट का सारा एक्शन हमें बताने के लिए। एक्शन तो कम है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस अब भी हैं। सेंसेक्स में इस वक्त जब हम बात करें करीब 800 अंकों की गिरावट नज़र आ रही है, 80,800 के स्तर। निफ्टी ऊपरी स्तर जो 24,900 के हमने देखे थे वहां से करीब 200 अंकों की गिरावट झेलते हुए 55,068 के ऊपरी स्तर हमने बैंक निफ्टी में देखे थे, वहां से 600 अंक टूटता हुआ बैंक निफ्टी भी। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप की चाल भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी बिकवाली का दबाव। मिड कैप इंडेक्स में करीब 900 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं और वही स्मॉल कैप इंडेक्स में भी। लेकिन इस गिरावट में एक्सपर्ट्स की राय अगर माने तो अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स में एंटर करने का ये मौका है, क्योंकि भारतीय बाजार के लिए यहाँ से लंबी अवधि के लिए संकेत जो है पॉजिटिव हैं। इस वक्त ग्लोबल फ्रंट पर टैरिफ अनसर्टेनिटीज जो थी वो अब एक तरह से फ्रेश या कह सकते एक तरह से क्लियर होती हुई नजर आई हैं और एडिशनल टैरिफ की जो अनाउंसमेंट है उसके ठीक बाद एक रिएक्शन ज़रूर हम बाजार में आज देख रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मार्केट के लिए ओवरऑल इंडियन मार्केट्स एटलीस्ट लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव हैं। अमरदेव सिंह जी भी हमारे साथ, आइए उनका स्वागत करते हैं। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। आपकी तरफ से इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस रेडार पर, वही बताइए। जी गुड आफ्टरनून। तो पहला जो स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। इसमें बेसिकली हम लोगों ने एक अच्छी खासी पहले करेक्शन देखी फ्रॉम 3000 लेवल्स टुवर्ड्स 2200 लेवल्स और अब इसमें वापस हमें एक तेजी देखने को मिली। उसका कारण भी है कि इसका ये स्टॉक जो है वो मोर और लेस डिफेंसिव में आता है और आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छे रहने की उम्मीद है। तो मैं ये मानता हूँ कि टेक्निकली भी इसे देखो तो ये पॉजिटिव दिख रहा है ऑन शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक दो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, दे हैव टर्न पॉजिटिव। तो इस स्टॉक में नजर रखी जा सकती है एट दी
करंट लेवल्स यहाँ बाइंग की जा सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 2845 एंड फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ 2587। और दूसरा स्टॉक जो है जिसपे नजर रखी जा सकती है वो है L&T फाइनेंस। तो L&T फाइनेंस में भी हम लोगों ने इधर रिसेंटली अच्छी रैली देखी फ्रॉम ऑलमोस्ट 195 200 लेवल से करंटली 220 के आसपास 10% की रैली हुई है। लेकिन ये इसमें फर्दर मोमेंटम स्टॉक में देखा जा सकता है और मैं ये मानता हूं कि एक अपसाइड इसमें टुवर्ड्स 245 250 बन सकती है, तो इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं। और इसमें जो अच्छा स्टॉप लॉस है वो 210 के नीचे का है। तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म में काफी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज आल्सो पॉजिटिव। तो मैं मानता हूं कि इसमें एक माइल्ड करेक्शन पे दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रडार पर है ही HUL पर नजर रखें और साथ ही L&T फाइनेंस भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.25% की गेंस के साथ इस कमजोर बाजार में भी डटा हुआ है। लेकिन चलिए एक छोटे से ब्रेक ले हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो राजेश जी से उनके BTS TSTBD ट्रेड्स भी जानेंगे और रोहन से भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, लेकिन स्वागत करने योग्य कुछ है नहीं बाजार की तरफ से, क्योंकि गिरावट जो है वो लगातार बढ़ रही है और अब निफ्टी ने 24,700 की लेवल को भी तोड़ दिया है, यानी कि 24,900, फिर उसके बाद 24,800, अब 700 का भी लेवल गया। निफ्टी बैंक की बात करें, गिरावट है 700 पॉइंट से ज्यादा की, 54,400 के आसपास हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। और अगर हम कंजम्पशन और कुछ सिलेक्टिव IT छोड़ दें, जहां छोटे मोटे गेन्स हैं, TCS उसमें आपको दिखाई देगा आधे % की तेजी है। अदरवाइज बाजार का मूड काफी खराब लग रहा है और मारुति सुजुकी पिछले 15 मिनट में करीब करीब ऊपरी स्तर से 1% की गिरावट दिखा चुका है। जो गेन्स रह गए हैं 1% के आसपास के रह गए हैं। इस बीच CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC का स्टेटमेंट आ रहा था कि GST दरों को लेकर स्पेकुलेशन करने से बाजार में अस्थिरता का माहौल होता है। तो ये सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है, जरा इसको समझेंगे। और कहा है कि GST दरों पर अटकलों से बचें, CBIC का ये कहना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, CBIC का ये फुल फॉर्म है। तो अपने रिपोर्टर को जोड़ेंगे और समझेंगे कि क्या कहा गया है। उन्होंने कहा कि समय से पहले की अफवाहों से मार्केट में अस्थिरता का माहौल हो सकता है। अस्थिरता तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि जो गेंस थे PM मोदी के बयान के बाद जो बाजार में गेंस बने थे, आप देखिए 24,632 ये लेवल अब घूम फिर के लगभग बाजार वहीं पर आ गया है। 24,700 के लेवल को भी तोड़ा है निफ्टी ने। और निफ्टी बैंक जहां से सपोर्ट पहले भी नहीं था, अब 56,150 का लेवल हमने देखा, 56,156 का, और वहां से अब 54,430, यानी कि लगभग 1750-1800 पॉइंट की गिरावट उस तरह से आ गई है। और कब से? 18 अगस्त को ही हमने लेवल देखे थे और ये कमजोरी का माहौल है। राजेश जी क्या करें, थोड़ी मदद कीजिए सर। तेजी वाले बेचारे परेशान है, कोई लेवल काम कर नहीं रहे बाजार में। कोई पुट खरीदना है? अगर हाँ तो कौन से, कहां पे नजर रखें? तो देखिए, अब हम एक्सपायरी के पड़ाव पे हैं और मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड है। एक बीच में गणेश चतुर्थी की छुट्टी भी है, तो अनसर्टनिटी तो है। अब यहाँ पे इस ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जाके पुट खरीद के आई थिंक वो सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। ऑलरेडी जो मार्केट ने अब लेवल तोड़ दिए, अब 24,700 जो कि अब नेक्स्ट मेजर सपोर्ट था, उसके आसपास ही हम ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पोर्टफोलियो में जरूर हिट आया है सबके, क्योंकि मार्केट में ये कट जो देखने को मिला है करीब 25,100 से हम 24,700 पिछले 3-4 सेशन में ही फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे अगर हैज करना है तो 24,700 का पुट नेक्स्ट एक्सपायरी का, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का बाय किया जा सकता है। ये एक्सपायरी तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही होते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है अगर पुट बाय करते हैं, थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा है, क्योंकि अभी मार्केट में हमने देखा जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बढ़ी है तो प्रीमियम ज़्यादा है। तो 24,700 का पुट 2 सितंबर की एक्सपायरी का बाय करें, जो कि करीब 101 रुपए के आसपास वो पुट में पोजीशन बनाई जा सकती है। और ये प्योरली हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में हिट आ रहा है और आप बेच नहीं पा रहे तो आप पुट लेके थोड़ा पोजीशन को हेज कर सकते हैं, और यहाँ पे जो प्रॉफिट बनेगा उसके सामने आपके लॉस सेट ऑफ होंगे। तो ये पुट बाय करें और
अब अगर 24,700 टूटता है तो फिर 24,500 का नेक्स्ट दायरा खुलते हुए दिखेगा, तो 200 पॉइंट का और कट भी बनते हुए दिख सकता है अगर मार्केट यहाँ से रिकवर नहीं होते तो। ठीक है, बाजार रिकवर होने के संकेत तो वैसे मिल नहीं रहे हैं। ऐसा लगा हमें, शायद उम्मीद थी कि नहीं शायद इंट्राडे में कोई रिकवरी आ जाए, लेकिन बाजार देखिए कोई भी छोटी मोटी रिकवरी भी सस्टेन नहीं कर रही है और ये दिन के निचले स्तर पर हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। 24,347 यहाँ तक निफ्टी गिरा, उसके बाद संभला तो हमें लगा कि नहीं अब मामला तो हो गया है सेटल। 24,800 को पार किया हमने, 24,900 पार किया, 25,000, 25,100 पार किया। लेकिन देखिए जब ना मामला जब सेंटिमेंट का हो ना तो फिर लेवल्स कई बार काम नहीं आते हैं और वही आज के बाजार में हम देख भी रहे हैं। 24,700 को ब्रेक कर दिया। अगर आप प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो 1% ही निफ्टी नीचे है, लेकिन निफ्टी बैंक की जो गिरावट है करीब 1.25% की है। तो निफ्टी बैंक में पेन विजिबली ज्यादा दिख रहा है। और इस वक्त जो निफ्टी में जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है वो है 43, सिर्फ 7 शेयर हरे निशान में है। हीरो मोटो ऊपर है, लेकिन हीरो मोटो भी ऊपर से नीचे आया है। टीसीएस, नेस्ले, आईटीसी आधे से 1% के आसपास की तेजी है। आयशर लीड कर रहा है, करीब करीब 2.25% के आसपास की रफ्तार वहां पर है। और एचयूएल कंजम्पशन वाले शेयरों में हम देख रहे हैं कि एचयूएल, ब्रिटानिया, आईटीसी ये शेयर आज के सत्र में मजबूत है। वायदा को लीड कर रहा है ब्रिटानिया, करीब 3.5% के आसपास की गेंस आपको दिखाई देंगे वहां पर। अमरदेव जी, सर कोई बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड लेके जाएं या फिर छोड़ दें सर? अगर थोड़ा भी डिस्कंफर्ट हो आपको ना तो मना कर दीजिए, मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, छोड़ देंगे। देखिए ओवरऑल ये जरूर है कि मार्केट्स में, चाहे मार्केट्स में अभी जिस तरह की गिरावट है उसके बावजूद भी कुछ स्टॉक्स में तो रैली है। और मैंने अभी पहले भी कहा कि एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है ऑन द चार्ट्स। टेक्निकली देखूं, शॉर्ट टर्म देखूं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में भी 1 और 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, दे आर इंडिकेटिंग पॉजिटिव स्ट्रेंथ। इसमें एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिख रही है, तो इसमें एक बाइंग किया जा सकता है। हालांकि इतने मार्केट्स गिरने के बाद भी उसमें ऐसी तेजी है, इट इज एबल टू सस्टेन, विच इज अ बिग थिंग। तो मैं ये मानता हूं कि एक स्टॉक के जरूर इस पे नजर रख सकती है। इसमें एक अच्छी रैली जो है वो 2730, 2750 के ऊपर और आ सकती है। मतलब इट इज अप्रोचिंग दैट लेवल, हार्डली 1% फ्रॉम दैट, बिकॉज वो एक हाई बना था 1 अगस्त को। तो मैं इस स्टॉक पे जरूर कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से दिस रिमेन्स पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नजरिया। और इस वक्त मार्केट में काफ़ी ट्रिकी एनवायरनमेंट है, इसी के चलते कॉशन प्रैक्टिस करते हुए चलना है। लेकिन रोहन, कमिंग टू यू, रियल एस्टेट सेक्टर हम देख रहे हैं कि डाउनसाइड नज़र आती है, लेकिन पिछले कुछ सेशंस में अच्छी खासी तेज़ी के बीच ये सेक्टर ट्रेंड कर रहा था। आज के सत्र में कमज़ोरी हावी हो रही है, लेकिन इस कमज़ोरी में क्या रियल एस्टेट में लार्जर प्लेयर्स या छोटी मजॉली रियल एस्टेट कंपनियों में से कहीं एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने की राय बनेगी? नहीं, हमको रियल एस्टेट हैज नॉट बीन अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। लास्ट 6-8 महीने से हमको कोई ऐसे नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे हैं और ऐसा कोई काउंटर और ऐसी कोई कंपनीज भी नहीं है जिसमें आउट परफॉर्मेंस है। तो रियल एस्टेट हैज बीन अ नेगेटिव फॉर अस। स्टिल विथ यू, रियल एस्टेट नहीं तो कनेक्टिंग प्लेस में अभी सीमेंट के चैनल चेक्स भी आए थे और ताज़ा चैनल चेक की माने और पिछले दिनों सीजनलिटी फैक्टर भी वर्कआउट नहीं कर रहा था। ऑनसेट ऑफ मानसून के बावजूद सीमेंट पैक ठीक ठाक कर रहा था, बी इट सीमेंट, इंफ्रा या फिर बिकॉज मार्केट में इस वक्त कमजोरी का रुझान है। क्या आप भी यही राय देंगे कि इस वक्त मार्केट को वॉचलिस्ट में रखें या इस कमजोरी में कहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी? इतने ही नहीं, कोई और सेक्टर भी अगर ध्यान में है तो बताइएगा प्लीज। नहीं, सीमेंट में अभी भी हमको लग रहा है कि अल्ट्राटेक इज द लीडर एंड जेके इज बिकॉज ऑफ व्हाइट पुट्टी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 2 कंपनी हमारे बेस्ट टॉप लिस्ट में है। पर हमको अभी भी लग रहा है कि प्लेटफॉर्म रिलेटेड आईटी सर्विसेज और बीएफएसआई इज समथिंग व्हिच वी आर स्पेसिफिकली बीएफएसआई में एनबीएफसी इज इंटरेस्टिंग, नंबर्स हैज बीन ब्रिलियंट। तो ये है, तो पर प्लेटफॉर्म रिलेटेड कंपनीज वुड बी मोर इंटरेस्टेड। कंपनीज लाइक, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, ये हम होल्ड भी करते हैं। कंपनीज लाइक इक्सिगो, कार्ट्रेड, ब्लैकबक, वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस जो बहुत टाइम से लॉस में थे पर मार्केट सेगमेंट बहुत अच्छा ले लिया और वो भी कैश पॉजिटिव में है। दिस आर द टर्न अराउंड स्टोरीज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। का इंतजार इस वक्त बनता हुआ, लेकिन एक और काउंटर है जहां पर जबरदस्त तेजी ऑन द बैक ऑफ रिजल्ट हमने पिछले दिनों में देखी थी और स्टॉक है गोडफ्रे फिलिप्स। इस स्टॉक में बढ़िया एक्शन नजर आया था। सिगरेट एंड टबैको प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ ताल्लुक रखता हुआ स्पेस। राजेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, ये एंट्री दे ही नहीं रहा था और 11,000 तक के लेवल भी देख पाया था, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें 10,541 के लेवल्स पर, क्या इसे एक एंट्री अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए या फिर वॉच लिस्ट में रखा जाए, रादर अवॉइड करना चाहिए? क्या राय होगी?
जो न्यूज़ का इम्पैक्ट था उसके चलते तो स्टॉक एक अच्छा रनअप ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका है और हमें लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। मार्केट का टेक्सचर भी वैसे ही ऑलरेडी वीक है। हमें लगता है थोड़ी और गिरावट बढ़ती है टुवर्ड्स 1 लाख, सॉरी, या 10,200 के आसपास अगर ये आता है तो वहाँ पे इसको बाय किया जा सकता है। वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगा यहाँ पे। डाउन साइड में जो इसके इमीडिएट मेजर सपोर्ट बने वो करीब 10,000 के आसपास है, वो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। तो हम सजेस्ट करेंगे और यहाँ पे 200-300 रुपए की गिरावट बनती है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की। बट ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ा रनअप आ चुका है तो हमें लगता है उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा टाइम लेगा स्टॉक वापस नेक्स्ट लेग ऑफ रैली को इनिशिएट होने में। तो कंसोलिडेशन यहाँ रहेगा और कुछ समय हमें लगता है ये 10,800 से 10,200 की बैंड में कुछ समय तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है। 10,800 से 10,200 की बैंड होगी गॉडफ्रे फिलिप्स के लिए। बाजार बंद होने में 5 मिनट का समय रह गया है। अब लोग यही कह रहे होंगे ठीक है बाजार बंद हो जाए वही राहत होगी। बप्पा का आशीर्वाद इतना ही चाहिए आज के लिए। लेकिन जो शेयर इंडेक्स के पार्ट हैं और बाजार पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं, एक बार जरा रिलायंस के शेयर को आप लेकर आइए स्क्रीन पर। रिलायंस जहां से चलता है फिर आगे बढ़ता है फिर घूम फिर के उसी लेवल पर आ जाता है। यही कहानी रही है अगर पिछले अगर आप 2 हफ्ते की बात करें तो 1380 एक बढ़िया लेवल है रिलायंस के लिए। उसके ऊपर थोड़ी हम मजबूती देखते हैं, इसके नीचे जाता है तो फिर वीकनेस आती है। घूम फिर के 2% की गिरावट, 1382 रुपए का भाव हम देख रहे हैं। अमरदेव जी, रिलायंस में क्या करें? जिनके पास है वो स्टॉप लॉस क्या लगाएं, नहीं है तो बाय करें या फिर गुरुवार तक का इंतजार करें? देखिए ओवरऑल रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस जरूर ये है कि फिलहाल लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर्स के कारण इसमें हमें एक चॉपी ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल रहा है और मैं ये मानता हूं कि ये कुछ समय तक कंटिन्यू करेगा। हालांकि नीचे जो लेवल्स हैं 1300, 1350 ये एक अच्छा जोन है फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव, और अपसाइड में 1430, 1450 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। जब तक 1450 के ऊपर ये कंसिस्टेंटली सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें कोई अच्छी रैली एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और तो ये मैं एक पूरे दायरे में फिलहाल रिलायंस को ट्रेड करता हुआ देख रहा हूं क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं या इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो क्लियरली दिखा रहे हैं कि फिलहाल रिलायंस में देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ ट्रेंड। ठीक है, रिलायंस में ट्रेंड लैकिंग है, लेकिन रिलायंस में ये नहीं भूलना चाहिए कि अगले मतलब इस छुट्टी के बाद शुक्रवार को 29 तारीख को इसकी एजीएम भी है। तो रिलायंस की एजीएम से उम्मीदें हमेशा होती हैं। देखते हैं कि इस बार किन चीज़ों को लेकर ऐलान होता है। हालांकि निवेशक काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि जियो की डीमर्जर, उसके लिस्टिंग, रिटेल कारोबार का डीमर्जर लिस्टिंग ये कब होगी। इनकी जो न्यू एनर्जी बिजनेस वाला जो आर्म है उसमें कंपनी क्या कर रही है। रोहन भाई, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से रिलायंस एजीएम से पहले खरीदने के लिए, या फिर मुकेश भाई को सुन लिया जाए क्या कहते हैं उसके बाद कोई व्यू बनाया जाए? आप क्या सोच रहे हैं? बहुत टाइम से डिसीजन ये है कि डीमर्जर पे रीवैल्यूएशन होगा या री रेटिंग होगा। अभी ये हर टाइम एजीएम पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी डीमर्जर आएगा, पर कहीं ना कहीं आई थिंक सो स्टिल दिस इज व्हाट वी बिलीव एट रिसर्च के स्टिल इज नॉट वेरी कन्विंस के किसको क्या दिया जाए एज अ सेगमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के इसको कैसे ले। तो अभी भी बिकॉज पैसा इंटरनली बहुत यूज हो रहा है दूसरे बिजनेस में, और ये अगर डीमर्ज हो गया तो ये पैसा इंटरनली नहीं यूज हो सकता है। तो यहाँ पे शायद मे बी दिस ईयर मे बी स्किप होगा और मे बी नेक्स्ट ईयर। सो आई थिंक इट्स अ वेट एंड वॉच और टेक अवेज का इंतजार करेंगे। राजेश जी, रोहन जी, अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए और इस चैलेंजिंग मार्केट में हमारे व्यूअर्स को हेल्प नेविगेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू और आप तीनों को एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी। और चलिए बाजार की इस क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। चैलेंजिंग दिन, और इस चैलेंजिंग दिन की फाइनली क्लोजिंग होने जा रही है। 24,800 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी तोड़कर हम वहां से नीचे ट्रेंड करते हुए बिकवाली का दबाव हर तरफ जहां भी देखेंगे गिरावट ही गिरावट पाएंगे। निफ्टी लूजर्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी खासी तेजी का रुझान दिखाते रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक्स भी इस वक्त बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। कोई सेक्टर, कोई पॉकेट फिलहाल नहीं है, एफएमसीजी को अगर छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा जो कि मार्केट को इस वक्त तेजी या सपोर्ट भी प्रदान कर पा रहा हो। एब्सोल्युटली टैरिफ को लेकर एडिशनल टैरिफ की जो खबर आ
आती हुई दिखी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसने बाजार का मूड पूरी तरह से बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स ने अपनी तेजी के ट्रिगर्स नहीं देखे। डोमेस्टिक मार्केट, भारतीय बाजार अपनी तेजी, अपनी दमखम पर ही आगे बढ़ता रहा है और बढ़ भी रहा था। कल का सत्र, हफ्ते की शुरुआत अच्छी भी हुई, लेकिन आज ये खबर जो है इसने सेंटिमेंट्स को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। इसी के तर्ज पर हमने देखा कि एकाध कुछ और स्पेसेस को छोड़ हर तरफ गिरावट ही गिरावट हाथ लगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एब्सोल्युटली डिक्लाइंस का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आएगा और इस वक्त इन्फोसिस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रीराम फाइनेंस, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स गिरावट झेलते हुए। रिलायंस में भी बिकवाली का दबाव है। L&T, M&M, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक जैसे तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट देखने को मिली है। और अगर तेजी ढूंढने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ FMCG का खेमा और कुछ हद तक ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कुछ कंपनियां हैं जो कि मजबूती दिखा रही है। सपोर्ट एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एटलीस्ट सपोर्ट कर रही है बाजार को। HUL, ITC, मारुति, ब्रिटानिया, आइशर मोटर्स जैसे काउंटर्स हैं जहां से कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन आज के सत्र में देखने को मिला है। लार्जर प्लेयर्स के अलावा अगर आप देखेंगे छोटी मझौली कंपनियों में भी आज काफ़ी बिकवाली का दबाव रहा और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप, स्मॉल कैप में भी गिरावट ही देखने को मिली। मार्केट की क्लोजिंग इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में गिरावट देखने के बाद फाइनली मार्केट जो है क्लोज होते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं 24,800 क्या 24,700 के भी नज़दीक 24,710 के स्तर पर करीब 250 अंकों की गिरावट पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। 54,422 यानी कि 55,000 के स्तर को तोड़ते हुए वहां से नीचे गिरते हुए बैंक निफ्टी सेंसेक्स 80,820 के इर्द गिर्द 850 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लाल निशान के साथ गिरावट देखने को मिली है। कल भारतीय बाजार की छुट्टी है और गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाएगा पूरा का पूरा देश, लेकिन परसों जब मार्केट्स खुलेंगे तो मंथली एक्सपायरी का दिन होगा। मंथली एक्सपायरी के सेशन में क्या आज की जो बिकवाली है उसी को आगे बढ़ाते हुए मार्केट वॉलेटाइल मूव्स दिखाते हैं या फिर संभल जाते हैं, इस पर फोकस करेंगे हम। लेकिन फिलहाल तो मार्केट क्लोज हो चुके हैं। एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। ET Now स्वदेश पर कल गणेश चतुर्थी पर लाइव कवरेज लेकर वापस से हम मौजूद होंगे और गणेश चतुर्थी के महा कवरेज के लिए भी आपको ET Now स्वदेश के साथ ही बने रहना है। फिलहाल मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत, लेकिन अगली पेशकश कल की तैयारी लेकर एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।